घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. Sir. इनका केरल का विषय था, इन्होंने उठा दिया। पप्पू यादव जी, सवाल इस देश की बच्ची का है, या केरल या बिहार? तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें 2 है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके
आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। मान्यवर, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी, जुड़ता हूं हमारे साथ, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? नो, विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विजय कुमार दुबे जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से इस देश का सम्मान खेल कूद से जोड़ने का कारण आज अभूतपूर्व सफलता इस देश ने प्राप्त किया है, चाहे ओलंपिक्स गेम हो, चाहे एशियाड गेम्स हो। आप निरंतर आपकी बात कहें, क्या कहना चाह रहे हैं? खेल कूद। हाँ तो बात कहें ना, आप लंबा भाषण मत दें। नहीं जी, खेल कूद में निरंतर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूं कि आज ग्रामीण अंचल में इस तरह से अभूतपूर्व सफलता के क्रम में गांव-गांव मिनी स्टेडियम का निर्माण तो कराया गया। ग्रामीण अंचल से छिपे हुए प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले तो इसके लिए उपकरण भी चाहिए। गांव-गांव के तरफ से रखना चाहता हूं कि गांव के खेल कूद के उपकरण में हम लोगों के सांसद निधि का आवंटन बलराम देने की अनुमति प्रदान करें, ताकि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं भी इस देश के सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में साहब एक भद्राचलम बोल के पुण्य क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है देश में कहाँ भी नहीं है। वो क्षेत्र में हमारा तानिशाह बोल के जब थे तेलंगाना स्टेट में और आंध्रा में, जब उनको आके राम मंदिर के वास्ते बनाने के वास्ते उनको जेल में डाले, वो ऐसे पुण्य क्षेत्र है। बहुत सारे अच्छे पुण्य क्षेत्र में क्षेत्र है साहब। उस वास्ते मैं आपके सामने एक रखना चाह रहा हूँ, जो गोदावरी फ्लड आके अब बाइबरवेशन होने के बाद वो फ्लड आके वो पूरे भद्राचलम से 25 किलोमीटर्स पूरे गांवों आदिवासी लोग पूरे परेशान है साहब, और किसान और बच्चे पूरे परेशान है। दिस टाइम पे 3 दिन से बहुत परेशान है। जो हमारे स्टेट के रेवंत रेड्डी साहब ने है, सीएम साहब ने उन लोगों को मेडिसिन और उन लोग खाना पीने के लिए बहुत बंदोबस्त कर रहे हैं। उस वास्ते आप साहब बहुत इंटरेस्ट लगाना है। वो 25 किलोमीटर करकट्टा भी बनाना चाहिए साहब। आप लोग बहुत ध्यान लगाइए। अब अयोध्या के वास्ते 400 कितने हजारों करोड़ दिए, एक हमारे भद्राचलम के लिए थोड़ा बहुत 1-2-3 हजार करोड़ देने से हमारा सुरक्षित होगा। वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर है। कुमार जी, डी रवि कुमार जी। माननीय सदस्य श्री हैवी ईडन जी। Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter. But before that, ma'am, with your permission, I would like to say that it was quite an unfortunate incident which happened in the entrance coaching center in Delhi. The boy is from near to my constituency. There has been a strong protest from the part of the students
it was quite an unfortunate incident. The people who are involved in this particular incident, even if it is the NDMC or even if it is the management of the institute who ran this illegal building, they should be prosecuted according to the law of land. Culpable homicides should be charged on this particular issue, and strict action should be taken on this particular incident. No such incident should happen, sir, in the future. Ma'am, I am coming to my matter related to the CROR. It is regarding a very important issue related to the seafood export in this country. Ma'am, according to the Marine Products Export Development Authority, around 60,000 crore is the worth of the seafood which has been exported from India to the United States and to the different parts of the globe. This is one of the major industries which the government is also seriously looking upon. The United States is currently the largest market of the Indian seafood industry, with the shrimp being the most major component, primer export commodity. However, the Indian industry is facing a severe threat due to the restrictions imposed by the United States of America in 2019, citing the need of turtle excluder devices to protect the sea turtles. Furthermore, compliance with the US Marine Mammal Protection Act, MMPA, is also vital for maintaining our seafood exports. The MMPA prohibits the intentional killing of marine mammals in the commercial fisheries, and it is crucial for the India adhere to these regulations to ensure continued access to the US market. Sir, conservation of mammals, marine mammals is essential, not just for the environmental sustainability, but also for the economic well-being of the seafood industry. We understand that and we are for it. But unfortunately, we are in a position where the seafood industry is going to be drastically affected. India has come up with various conservation protection laws of marine life and marine environment even earlier than the United States of America. The survey conducted by the Fisheries Survey of India and the CMFRI, Central Marine Fisheries Research Institute, submitted in 2024 stated that no marine mammals, no sea turtles are caught in the fishing nets, not just in Kerala and other parts of the country. Ma'am, this is going to drastically affect our seafood industry, so the government should intervene and proper action should be taken in this regard, ma'am. Thank you.